हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है दोष दोष आदि विज्ञानम अध्याय का 10वां पॉइंट, जो कि हमारा दोष पाक एंड धातुपाक लक्षण। तो हमको दोष पाक और धातुपाक के लक्षण पढ़ना है। इसके पहले हमने डिफिनीशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रोग निदान, सामान्य निदान एंड सामान्य लक्षण ऑफ दोष वृद्धि, क्षय एंड प्रकोप, दोष धातु आश्रय आश्रय भाव, धातु क्षय वृद्धि लक्षण, मल क्षय वृद्धि लक्षण, हेतु भेद एंड लक्षण ऑफ अग्नि दृष्टि, डिफिनीशन एंड समान लक्षण ऑफ फॉर्म एंड साम एंड निराम दोष एंड दोष लक्षण। तो हम ये 9 पॉइंट पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने इन 9 पॉइंट की 9 टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके दोष दो आदि विज्ञानम की प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से इन टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दोष पाक एंड धातुपाक लक्षण। दोष पाक एंड धातुपाक। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी रोगों की उत्पत्ति में आम की विशेष महत्ता होती है, मतलब आम का विशेष महत्व होता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि अग्नि की दृष्टि होने पर, जब अग्नि की दृष्टि होती है उससे आम उत्पन्न होता है, तत्पश्चात मतलब उसके बाद आमजन व्याधि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यही है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और अभी हम देखते हैं दोष पाक और धातुपाक के बारे में। एक डायरेक्ट डायग्राम की मदद से हम देखते हैं दोष पाक और धातुपाक। तो सबसे पहले हम अग्नि देख लेते हैं। अग्नि 2 प्रकार की होगी, सम अवस्था या सम अग्नि, दूसरा है विषम अवस्था या विषम अग्नि। ठीक है, तो सम अवस्था में, सम अग्नि में दोष धातु की साम, मतलब दोष और धातु साम अवस्था में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद विषम अवस्था में 3 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं, जो कि तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि और विषम अग्नि। ठीक है, तो जब मंद अग्नि होती है उसी से जब आम मतलब आहार का पाचन नहीं होता सम्यक रूप से, तो आम की उत्पत्ति होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था या पहले पढ़ लिया है, तो आम की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो आम दोष व आम दूष से उत्पन्न हो गए। आम जो होता है वह दोष और दूषियों को दूषित करके, मतलब धातुओं को दूषित करके आम दोष व आम दूष उत्पन्न कर रहा है। उसके बाद 2 प्रोसेस बताए गए हैं कि अगर हम आम की चिकित्सा कर रहे हैं, मतलब आम की चिकित्सा कर रहे हैं, तो आम दोष का पाक हो रहा है, मतलब दोष का पाक हो रहा है, दोष पाक अवस्था उत्पन्न हो रही है। इससे क्या होता है, व्याधि शांत हो जाती है या व्याधि का शमन हो जाता है। ठीक है, और दोष पाक लक्षण उत्पन्न होते हैं। सेकंड जो बताया गया इसका जस्ट विपरीत है धातुपाक अवस्था। इसमें क्या होता है कि जब आम दोष की वृद्धि होती है, मतलब आम की हम चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, आम दोष बढ़ रहा है, उसकी चिकित्सा का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है और आम दोष वृद्ध हो रहा है, तो धातुओं जो होती है वो अधिक दूषित हो रही है, मतलब धातुओं का अधिक दूषण हो रहा है। उसके बाद धातुपाक अवस्था उत्पन्न होती है, जिससे व्याधि और जो गंभीर हो जाती है और धातुपाक लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो सिंपली से दोष पाक अवस्था और धातुपाक अवस्था बिल्कुल विपरीत है। दोष पाक अवस्था में हम आम दोष की चिकित्सा कर रहे हैं, उनका शमन कर रहे हैं, और आम दोष का पाक हो रहा है, यही को हम दोष पाक कहेंगे। और इसमें क्या होता है, व्याधि का शमन होता है या व्याधि शांत होती है। और सेकंड धातुपाक में हम देखते हैं कि जो आम दोष की चिकित्सा नहीं की जा रही है, तो आम दोष जो हो रहे हैं वो वृद्ध हो रहे हैं, मतलब उनकी वृद्धि हो रही है, जो आगे चलकर मतलब और भी धातुओं को, मतलब धातुओं के अधिक दूषित कर रहे हैं। ठीक है, इसी को हम धातुपाक या धातुपाक अवस्था कहते हैं, जिसमें व्याधि जो होती है वो और गंभीर अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो ये हो गया दोष पाक और धातुपाक का डिस्क्रिप्शन। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में सिंपलिस्ट, तो आपको दोष पाक और धातुपाक लिख के ये रे डायग्राम बना देना है, ये रे डायग्राम बना देना है, अग्नि दिखा देना है, फिर सम अग्नि और विषम अवस्था या सम अवस्था और विषम अवस्था। उसके बाद सम अवस्था में दोष धातु की साम अवस्था, उसमें फिर विषम अवस्था में तीक्ष्ण अग्नि, मतलब 3 प्रकार की अग्नियाँ दिखा देनी है, मंद अग्नि और विषम अग्नि। जिससे मंद अग्नि में जब आहार का पाचन नहीं होता तो आम की उत्पत्ति दिखा देना है, फिर आम दोष व आम दोष उत्पन्न। उसके बाद 2 में बांटना है, जिसमें एक में आम की चिकित्सा लिखा देना है, दूसरे में आम दोष वृद्धि। तो आम की चिकित्सा में आम दोष का पाक, दोष पाक अवस्था और व्याधि शांत, ये दिखा देना है। आम दोष वृद्धि में धातुओं का अधिक दूषण, धातुपाक अवस्था और व्याधि गंभीर या धातुपाक लक्षण। तो ये आपको रे डायग्राम बना देता है, इससे आप नंबर मिल जाएगा। अगर 5 नंबर का होगा तो आपको 2 नंबर 3 नंबर परफेक्ट इसमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद दोष पाक लक्षण बता देंगे हम। दोष पाक की अवस्था से पहले हम धातुपाक समझ लेते हैं, दोष पाक लक्षण से पहले हम धातुपाक अवस्था समझ लेते हैं। तो माधव निदान के अनुसार या माधुर्यों टीकाकार के अनुसार रोग की जो बताई गई कि रोग की एक काल मर्यादा होती है। ठीक है, तो एक निश्चित काल होता है जिस काल में हम
अगर चिकित्सा करें उस व्याधि का तो वो रोग ठीक हो सकता है। अगर उस काल में, उस निश्चित काल में हम रोग की चिकित्सा न करें या व्याधि की चिकित्सा न करें तो व्याधि जो होती है वो ठीक नहीं होती और असाध्य रूप या असाध्य हो जाती है, जिससे शरीर जो होता है कि शरीर की सामान्य धातुएं जो होती है वो नष्ट होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल, इन एग्जांपल उदाहरण देके बताया है कि जैसे कि मैलिग्नेंट कैंसर की अवस्था में मेटास्टेसिस होने पर कैंसर की कोशिकाएं मतलब सेल्स जो होती हैं वो अपने स्थान पर हटकर अन्य स्थानों पर गमन करती हैं। जो मैलिग्नेंट कैंसर होता है उसमें जो सेल्स होती हैं वो अपने स्थान से हटकर शरीर के संपूर्ण भागों में या पार्ट्स में गमन करती है, मतलब विचरण करती है, और वह समान धातुओं जो जिस स्थान पर जाती हैं वहाँ पे स्थित धातुओं को वहाँ पे जाकर नष्ट करती हैं। इसे ही हम धातुपाक अवस्था कहते हैं। ठीक है। और इसी कैंसर की अगर हम समय रहते चिकित्सा कर लें तो ठीक है, जो जैसे कि रेडियो थेरेपी में करते हैं कि कैंसर जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, उसको हम जलाकर नष्ट कर देते हैं और व्याधि उत्पन्न करने वाले दोषों का पाक करने से दोष निराम अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं व रोग का विकास रुक जाता है। ठीक है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार धातु पाक व मल के पाक के लिए छोटा सा वर्णन दिया है, जबकि आचार्य चक्रपाणी ने विस्तृत वर्णन नहीं किया है। धातु पाक में उन्होंने बताया है कि जब धातुओं का नाश हो, मतलब धातुओं का नाश होना अर्थात शरीर की समान धातुओं नाश को प्राप्त हो रही हो तो वो धातु पाक अवस्था कहलाएगी। दोष अथवा मल पाक बताया है उन्होंने कि मल का पाक होकर अर्थात शरीर मल पक कर बाहर निकल जाए, वह व्याधि शांत हो जाए, उसे हम दोष अवस्था या मल पाक अवस्था कहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बताया आचार्य चक्रपाणी। अब देखते हैं हम एक एक करके दोष पाक लक्षण। तो सबसे पहले हम दोष पाक लक्षण देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे धातु पाक लक्षण। तो दोष पाक के लक्षण के लिए बताया गया है कि दोष प्रकृति वैकृत्यम लघुता ज्वर देहयो इंद्रियाणाम च वैमल्यम दोषाणाम पाक लक्षणम इति। ठीक है। तो आपको मिल जाएगा माधव निदान में, ज्वर निदान अध्याय में 66 और 73 नंबर पे। ठीक है। तो ये है आपको दोष प्रकृति वैकृत्यम लघुता ज्वर देहयो इंद्रियाणाम च वैमल्यम दोषाणाम पाक लक्षणम। अर्थात उसका जो सबसे पहला लक्षण बताया गया है कि दोष प्रकृति वैकृत, मतलब जिस दोष से रोग उत्पन्न हुआ है उसी रोग उत्पन्न करने वाली प्रकृति के विपरीत प्रकृति उत्पन्न होना, अर्थात दोषों के लक्षणों में कमी उत्पन्न होना। ठीक है। तो ये है दोष प्रकृति वैकृत, मतलब दोषों के विपरीत लक्षणों की उत्पत्ति होना। उसके बाद बताया गया है कि लघुता ज्वर, मतलब जो लघुता मतलब कम होना या हल्का होना ज्वर, तो ज्वर का जो वेग होता है वो लघु हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, या कह सकते हैं ज्वर अथवा किसी भी रोग में मल पाक होने से लक्षणों में कमी होने से रोग शांत हो जाता है। और दूसरा है कि लघुता ज्वर देह हो, शरीर में हल्कापन, देह है लघुता, शरीर में हल्कापन, मल पाक होने से या मल का शरीर से बाहर निकल जाने से शरीर में हल्कापन आ जाता है। उसके बाद है कि इंद्रियाणाम च वैमल्यम, मतलब इंद्रियों में विमलता, अर्थात मल पाक होने से प्रत्येक इंद्रियां मल विहीन हो जाती हैं। ठीक है। और अपने विषयों के प्रति अधिक क्रियाशील हो जाती हैं या अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ हो जाती हैं। इसी को हम इंद्रिय में विमलता कहते हैं। तो ये हो गया हमारा दोष पाक के लक्षण या मल पाक के लक्षण। अब हम देखते हैं धातु पाक के लक्षण। तो इसके लिए श्लोक बताया गया है माधव निदान में, ज्वर अध्याय निदान अध्याय में, वो है कि निंद्रा नासो हृदय स्तंभो विष्टंभो गौरव आरुचि अर्ति बल हानि धातु नाम पाक लक्षणम। एक बार फिर से बोलता हूँ, निंद्रा नासो हृदय स्तंभो विष्टंभो गौरव आरुचि अर्ति बल हानि धातु नाम पाक लक्षणम। तो इसमें जो लक्षण बताए गए हैं वो है कि पहला है निंद्रा नाशो, मतलब निंद्रा का नाश होना या निंद्रा का नष्ट होना। इसमें क्या है कि धातुएं जो होती है वो पक अवस्था को प्राप्त होके तो वात प्रकोप के कारण निंद्रा नाश स्वाभाविक है। तो जब धातुएं जो होती है वो पाक अवस्था को प्राप्त करती हैं तो वात प्रकोप के कारण निंद्रा नाश होता है या निंद्रा का नष्ट होता है। इसके बाद बताया गया हृदय स्तंभो, मतलब हृदय प्रदेश में स्तब्धता या जकड़ाहट। ठीक है। उसके बाद है विष्टंभो,
विष्टंभ मतलब शरीर में मल रूपी तत्वों का संचित होना। ठीक। इसके बाद दिया गया है गौरव। इसका मतलब होता है भारीपन। जब शरीर में मल के बाहर निष्कासित नहीं होते, जब शरीर में मल संचय होता है, इकट्ठा होता है और वो बाहर की ओर प्रवृत्ति नहीं करता है, मतलब बाहर नहीं निकल रहा है, तो मल के संचित होने से गुरुता उत्पन्न हो रही है या शरीर में भारीपन उत्पन्न होता है। सेकंड है अरुचि, मतलब भोजन के प्रति द्वेष उत्पन्न होना, मतलब अग्निदृष्टि होने के कारण धातु पाक अवस्था उत्पन्न होती है, उसी के कारण भोजन करने में अरुचि उत्पन्न होती है या द्वेष उत्पन्न होता है। अर्ति, इसमें क्या होता है कि अर्ति में किसी काम में मन न लगना, अर्ति हो गया। उसके बाद है बल हानि, मतलब बल का नाश होना। जब धातुएं नष्ट हो रही हैं धातु पाक अवस्था में, तो शरीर में जाहिर सी बात है कि शरीर में बल की हानि होगी। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया धातु पाक लक्षण, दोष पाक लक्षण और धातु पाक और दोष पाक और धातु पाक की उत्पत्ति। ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछा जाए तो ये आप इतना ही जितना बताया गया इसमें धातु पाक ये रे डायग्राम बना दीजिएगा, दोष पाक लक्षण और धातु पाक लक्षण इतना लिख दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा, आपको नंबर अच्छे प्रकार से मिल जाएगा। अगर आपको श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, एकदम इजी श्लोक है। निंद्रा नासो हृदय स्तंभ, जैसे आप हिंदी याद करेंगे उसी प्रकार श्लोक याद कर लीजिए तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।